माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइजेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो बेटा, चूंकि हमने क्रिस्टलाइजेशन को इसमें कवर करना है तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। बेटा, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन की। डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, the process for obtaining crystals of a substance by cooling its hot saturated solution is called crystallization। बेटा, इसमें होता कुछ इस तरह से है। सॉल्वेंट कहते हैं लिक्विड को। सॉल्वेंट ने अपने अंदर सैल्यूट को डिजोल्व करना होता है। अगर रूम टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितनी क्वांटिटी सैल्यूट की सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी और सोल्यूशन बनेगा, आप कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, यानी यहाँ पे सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है। अब आपने अगर सैल्यूट मज़ीद इसमें हल करना है, डिज़ोल्व करना है, आप क्या करोगे? इसे हीट करोगे। जब आप इसे हीट करोगे, इसमें मज़ीद सैल्यूट डिज़ोल्व होगा। आप उसे क्या करेंगे? कूल करेंगे। उसे कूल करने के बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, उसी सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स बन चुके हैं। यानी जो आपने एक्स्ट्रा सैल्यूट हीटिंग के ज़रिए डिज़ोल्व करवाया था वो किस में चेंज हो जाता है? क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू प्योरीफाई क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट। इम्प्योर प्रोडक्ट्स को प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। क्वेश्चन पेपर में कुछ यूं पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा, प्रिंसिपल में आपने 2 पॉइंट्स जो है वो अपने जहन में रखने हैं। सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन सूटेबल सॉल्वेंट एट ए हाई टेम्परेचर। आपका सॉल्यूट सूटेबल सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होना चाहिए। आपने लिक्विड लिया रूम टेम्परेचर पे, उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व किया, तो जितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिज़ोल्व हो सकता था उतना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो गया, तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस पॉइंट को आप कहोगे सैचुरेटेड पॉइंट। और अगर आप क्या करो, आप अपने सॉल्यूशन को हीट करो और इसमें मज़ीद सॉल्यूट ऐड करो, तो वो भी आपको पता डिज़ोल्व हो जाएगा। आपने इस सॉल्यूशन को ठंडा करना है। आप इसे क्या करेंगे? कूल करेंगे। तो फिर आप ये नोट करेंगे कि जो एक्स्ट्रा सैल्यूट आपने बाय हीटिंग डिज़ोल्व किया था, वो सारे का सारा सैल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सैल्यूट इज थ्रोन आउट एज क्रिस्टल्स व्हेन इट इज कोल्डेड। बेटा, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कवर अप करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सॉल्वेंट को चूज़ करना है। ठीक है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट चूज़ कर लिया, फिर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, देन आप फिल्टर करेंगे यानी फिल्ट्रेशन, फिर आप कूलिंग करेंगे, उसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आपको पता है कि क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाएंगी। जब क्रिस्टल्स बन जाएं तो फिर आप उन क्रिस्टल्स को जो है वो ड्राई करेंगे। देन अगर आपको लगता है कि आपके क्रिस्टल्स के ऊपर कलर मौजूद है तो आप उसका कलर जो है वो ख़त्म करेंगे। डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर। बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड। बेटा, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। तो बेटा, बेसिकली आपने यहाँ पे ये बताना है कि आप सॉल्वेंट को किन खूबियों की बेस पे चूज कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट इज चूजन ऑन हीट एंड ट्रायल बेसिस। बेटा, याद रखिएगा, आपने सॉल्वेंट को हीट एंड ट्रायल बेसिस पे चूज करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्वेंट कौन कौन सी है? इट शुड डिजोल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सॉल्वेंट इस तरह का होना चाहिए कि ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सके एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब आप इसे बॉयल कर रहे हो। एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। और आपका सॉल्वेंट इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप उसे रूम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ी सी अमाउंट उसमें हल हो। तो आपका सॉल्वेंट इस तरह का होना चाहिए कि अगर उसे बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सैल्यूट को डिज़ोल्व कर सके। सैल्यूट कहते हैं उस चीज़ को जिसने सॉल्वेंट में हल होना होता है। इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सैल्यूट। सॉल्वेंट इस तरह का होना चाहिए जो केमिकली आपके सैल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे। इट शुड नॉट डिजोल्व द इम्प्योरिटीज, ये अपने अंदर इम्प्योरिटीज को डिजोल्व ना करे।
इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, यानी चीप होना चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो एक्सपेंस ज़्यादा आएगा। तो आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जो सस्ता हो और इजीली अवेलेबल हो। इसके अलावा अपने जहन में रखना है कि सॉल्वेंट जो है वो सेव टू यूज़ होना चाहिए, आप इजीली उसे इस्तेमाल कर सकें। इट शुड बी इजीली रिमूवेबल। स्टूडेंट जब आप क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे होते हैं तो उस दौरान एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसे रिमूव करना पड़ता है, तो आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसे आप इजीली रिमूव कर सकें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन कैन बी प्रिपेयर्ड। स्टूडेंट्स जब आप क्या करते हैं, अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। द सब्सटेंस इज देन डिसॉल्व्ड इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट सबसे पहले आपने सूटेबल सॉल्वेंट चूज करना है। लेट्स सपोज आपने कर लिया, तो स्टूडेंट्स फिर आपने सब्सटेंस जो होगा आपके पास उसे डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में। याद रखिएगा सॉल्वेंट थोड़ी क्वांटिटी में लीजिएगा। सॉल्वेंट अगर थोड़ी क्वांटिटी में होगा फिर ही आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। एंड इज हीटेड डायरेक्टली, और आप इसे फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली हीट करेंगे, या फिर आप इसे वाटर बाथ पे भी हीट कर सकते हैं। और जितनी देर आप इसे हीट करते रहेंगे आप इसे हिलाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हीट कर रहे हैं और आपने छोड़ दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, ऐड मोर सॉल्वेंट टू द बॉइलिंग सोल्यूशन इफ नेसेसरी अंटिल ऑल द सोल्यूट हैज डिसॉल्व्ड। स्टूडेंट समटाइम ऐसा होता है कि हीट करने के बाद भी आपके सोल्यूशन में कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ी सी क्वांटिटी में और सॉल्वेंट अपने बॉइलिंग सोल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है। इफ़ नेसेसरी अंटिल ऑल द सोल्यूट हैज़ डिसॉल्व्ड। बेटा जो आपके पास सोल्यूशन आ चुका है आप उस सोल्यूशन में थोड़ा सा सॉल्वेंट और ऐड करेंगे, इसलिए कि जो आपके थोड़े बहुत पार्टिकल सोल्यूट के रह गए हैं वो भी डिसॉल्व हो सकें। Add more solvent to boiling solution if necessary until all the solute has dissolved. Next question है, give examples of frequently used solvents. मतलब जो आपके suitable solvents है ना, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनके नाम। वाटर है, इसका फार्मूला होता है H2O। रेक्टिफाइड स्पिरिट, बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट बेसिकली अल्कोहल होती है, ये 95% एथेनॉल है। एब्सोल्यूट एथेनॉल ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज होती है। एसीटोन, इसका फार्मूला होता है CH3COCH3। बेटा ये कीटोन फैमिली से है, ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज होती है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, इसका फार्मूला होता है CHCl3। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बेटा ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। पेट्रोलियम ईथर, ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। डाई इथाइल ईथर, स्टूडेंट्स जो डाई इथाइल ईथर है ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है और इसका फार्मूला है C2H5O C2H5। एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है और इसका फार्मूला है CH3COOH। स्टूडेंट्स अभी मैंने जितने भी सॉल्वेंट्स के नाम आपके सामने लिए हैं वो सॉल्वेंट्स आपने अच्छे तरीके से उनके नाम जो है वो याद कर लेने हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसे मॉडरेट रेट पे ठंडा क्यों किया जाता है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। इसलिए मॉडरेट रेट पे ठंडा किया जाता है ताकि आपके पास जो क्रिस्टल्स बने वो मीडियम साइज के हों, ठीक है। When hot saturated solution is cooled at moderate rate, the medium size crystals are obtained. स्टूडेंट जब आप hot saturated solution को स्लोली ठंडा करते हैं तो उस दौरान बनने वाली क्रिस्टल्स जो हैं वो मीडियम साइज के क्रिस्टल्स होते हैं। तो जो मीडियम साइज के क्रिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनमें कम इम्प्योरिटीज़ होते हैं, यानी वो प्योर होते हैं। क्या चीज़ प्योर होते हैं? मीडियम साइज के क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर लेस लाइकली to include solvent, hence are easy to dry. स्टूडेंट जब आप हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को मॉडरेट रेट पे कूल करते हैं तो उस दौरान बनने वाले क्रिस्टल्स को आप मीडियम साइज क्रिस्टल्स कहते हैं। बेटा उनमें कम सॉल्वेंट जो है वो मौजूद होता है और उन्हें ड्राई करना भी आसान होता है। वेयर एज स्लो कूलिंग प्रोड्यूस बिगर साइज क्रिस्टल्स, तो बेटा अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं तो बड़े साइज के क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। जो बिगर साइज क्रिस्टल्स हैं वो इतने एडवांटेजेस नहीं रखते। और इसके अलावा अगर आप रैपिड कूलिंग करते हैं तो रैपिड कूलिंग से भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और वो क्रिस्टल्स भी अच्छी क्वांटिटी के नहीं होते। यानी जो प्रॉपर्टीज़ आपको मीडियम साइज क्रिस्टल से मिल रही हैं वो आपको बिगर साइज
या स्मॉलर साइज क्रिस्टल से नहीं मिल सकती। क्वेश्चन ये है, राइट मेथड्स ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, राइट एनी टू मेथड्स फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स इन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, what is the safe and reliable method for drying the crystals and why? How are crystal dried during a filter paper give its 2 disadvantages? How crystals are dried in an oven? बेटा ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ना, ये ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स को कवर कर रही हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे कि एक आंसर ऐसा रेडी करेंगे जिसमें इन तमाम स्टेटमेंट्स के आंसर जो है वो कवर हो सके। सबसे पहले कि आप फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने क्रिस्टल को ड्राई कर सकते हैं। बेटा आपने लेना है फिल्टर पेपर और उसके फोल्ड्स में आपने रख लेनी है क्रिस्टल्स रख ली। अब आपने क्या करना है कि उसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप उस पेपर को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जब आप सेवरल टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो टूट जाएंगी। ठीक है, दिस प्रोसेस हैज़ द डिसएडवांटेज देन द क्रिस्टल्स आर क्रश्ड, यानी वो टूट के तो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में। एंड सम टाइम द फाइबर्स, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है द फाइबर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कंटामिनेट द प्रोडक्ट, कि जाहिर सी बात है आपके फिल्टर पेपर के ऊपर आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, क्रिस्टल्स पड़ी हुई हैं, तो फिल्टर पेपर के फोल्ड्स में हैं, तो आप उसे प्रेस करेंगे तो जो फिल्टर पेपर के फाइबर्स होंगे वो भी क्रिस्टल्स के साथ अटैच हो जाएंगे। 2 डिसएडवांटेजेस बताए हैं मैंने इसके। एक ये कि जब आप इसे बार बार प्रेस करेंगे तो आपके क्रिस्टल्स टूट के पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगी। दूसरा ये कि फिल्टर पेपर में मौजूद फाइबर्स जो हैं बाज़ औक़ात ये भी आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जो फ़िल्टर पेपर है उसके साथ हम अपने क्रिस्टल्स को ड्राई नहीं कर सकते क्योंकि उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ड्राइंग इन एन ओवन, अगर आप क्या करें कि ओवन यूज़ करके अपने क्रिस्टल्स को ड्राई करना चाहें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ओवन का टेम्परेचर सेट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ओवन में सिर्फ आप उन्हीं क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक ना करें। The crystals are dried in an oven provided the substance does not melt or decompose on heating at 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा जो क्रिस्टल्स को ड्राई करने वाला ओवन होता है अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे क्रिस्टल्स उसमें ड्राई करनी होंगी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होती और ना ही वो डिकम्पोज हों। और अगर आपके पास ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो बेटा आप ऐसे क्रिस्टल्स को ओवन में ड्राई नहीं कर सकते। ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स, जो मोर रिलायबल मेथड है वो है वैक्यूम डेजिकेटर क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है तो आप बेसिकली करते ये हैं कि एक वाच ग्लास लेते हैं, इसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स डाल देते हैं और वो उन क्रिस्टल्स को आप वैक्यूम डेजिकेटर में रख देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट्स यूज़ होते हैं जिन्होंने आपके क्रिस्टल्स को ड्राई करना होता है, आपके क्रिस्टल्स में से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना होता है। स्टूडेंट्स, जो ड्राइंग एजेंट वैक्यूम डेजिकेटर में यूज़ होते हैं वो है कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला होता है P2O5। इसके अलावा कंसनट्रेटेड H2SO4। बेटा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्राइंग एजेंट्स के नाम लिखें जो वैक्यूम डेजिकेटर में हैं, तो आप ये वाला जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है सारा इतना पोर्शन बस लिखेंगे, ये 2 लाइंस आप लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाए सेफ़ एंड रिलायबल मेथड कौन सा है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का, तो आपने वैक्यूम डेजिकेटर वाला कंप्लीट पॉइंट लिखना है। और अगर ये कहा जाए कि आप क्रिस्टल्स को ड्राई करने के 2 डिसएडवांटेजेस बताएं, तो फिर आप वो फिल्टर पेपर वाला जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अगर फिल्टर पेपर वाले प्रोसेस को चूज़ करते हैं तो उसके 2 ये डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरह ड्राइंग इन एन ओवन का भी एक डिसएडवांटेज मैंने बताया कि जो क्रिस्टल्स हैं अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बियर नहीं कर सकती तो क्या होगा कि वो डिकम्पोज हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये ज़रा क्वेश्चन सुनिएगा गौर से, फिर आपने ये सारा याद कर लेना है। जब आप अपना सब्सटेंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान आप देखते हैं कि आपकी सब्सटेंस के ऊपर ऐसा कलर आ चुका है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी आपके प्रोडक्ट के ऊपर कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो कलरिंग इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें रिमूव करने के लिए आप अपने सब्सटेंस को बॉयल करते हैं
सॉल्वेंट ऐड करके और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी एनिमल चारकोल की ऐड करके, यानी अपने सॉल्वेंट लेना है, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी एनिमल चारकोल की डालनी है, अपना सब्सटेंस डाल देना है, इसे आपने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने अपने सोल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। तो फिर आप नोट करेंगे कि जो आपका एनिमल चारकोल था उसने तमाम कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया एंड द प्योर डीकलराइज सब्सटेंस क्रिस्टलाइज्ड आउट। ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर अब कलर नहीं है वो क्रिस्टल्स जो हैं बन जाएंगी। अब ऐसी क्रिस्टल्स आपके सामने आएंगी जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई कलर नहीं होगा, क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट ऑन कूलिंग। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, वाई इज देयर ए नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट कहते हैं इम्प्योर प्रोडक्ट को। इम्प्योर प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बेटा जो क्रूड प्रोडक्ट है इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी जो क्रूड प्रोडक्ट है वो इम्प्योर होता है। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रिमूव कर लिया जाता है, लेकिन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रिमूव नहीं करा सकते, बल्कि उनको रिमूव करवाने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करवाना पड़ता है। क्रिस्टलाइजेशन आल्सो गिव्स अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप to the crystals of the crude product. So in order to get pure product in the form of crystals, there is a need to crystallize a crude product. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सब्लिमेशन विथ 2 एग्जांपल्स। ये बाकी भी स्टेटमेंट से सीखी हैं, आपने सेम आंसर लिखना है। बेटा मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सब्लिमेशन में होता क्या है। बेटा सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने सॉलिड को हीट करते हैं तो आपका सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है। The process in which a solid, when heated, vaporize directly. Sublimation ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब आप अपने सॉलिड को हीट करते हैं तो आपका सॉलिड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुए बिना ही वो किस में चला जाता है? वेपर्स में चला जाता है। ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, आपने सॉलिड को हीट किया तो डायरेक्टली आपके पास वेपर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सॉलिड को हीट किया, वो लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड किस में चला गया? सॉलिड्स में चला गया। सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि आपने जैसे ही सॉलिड को हीट करना है तो उसने वेपर्स में चेंज हो जाना है, लिक्विड में नहीं जाना। अभी जो वेपर्स बन चुके हैं इन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है एंड दीज वेपर्स कैन बी कंडेंस, इन्हें कंडेंस करके टू फॉर्म दिस सॉलिड अगेन, तो आप अगेन इसे सॉलिड बना लेंगे, यानी इसमें लिक्विड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। अब कुछ एग्जांपल है जैसे बेंजोनिक एसिड है, नफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ड्राई आइस है। ड्राई आइस का दूसरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। बेटा ये तमाम वो केमिकल्स हैं जिनकी सब्लिमेशन की जा सकती है। तो पेपर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप उन कंपाउंड्स के नाम बताएं जिनकी आप सब्लिमेशन करवा सकते हैं। टू कैरी आउट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप वाच ग्लास में सब्सटेंस को लेंगे और फिर आप इस वाच ग्लास जिसमें आपने सब्सटेंस को लिया हुआ है उसे आपने कवर करना है इन्वर्टेड फनल के साथ। यानी जो फनल आपने देखी है अपने लैब में, आपने उस फनल को उल्टा कर देना है, तो फिर आप कहोगे कि इन्वर्टेड फनल है। दिस सब्सटेंस इज टेकन स्लोली हीटेड ओवर अ सैंड बाथ। सैंड बाथ के ऊपर आप अपने सब्सटेंस को हीट कर रहे होते हैं। कैसे? आपका सब्सटेंस वाच ग्लास पे है, उसके ऊपर फनल मौजूद है। तो बेटा अब आपने इस फनल को जो आपके सब्सटेंस के ऊपर है उसे ठंडा करना है। उसे ठंडा करने का मेथड ये है, स्टूडेंट्स आप क्या करें कि आप कॉटन को गीला करें उस फनल के इर्द गिर्द। तो जैसे ही आपने फनल को ठंडा करना है तो उसमें जितना भी प्योर सॉलिड होगा वो फनल की अंदर वाली साइड पे डिपॉजिट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो डिपॉजिट नहीं होंगी। बेटा आज के इस लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन कैन बेस्ट बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। यस, ऐसा है। नेफ्थलीन इज अ सब्लाइम सब्सटेंस। स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि डिफाइन सब्लाइम, आपने कहना है सब्लाइम वो सब्सटेंस होता है जिसकी सब्लिमेशन हो। ठीक है, इट कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। नेफ्थलीन इज अ सब्लाइम प्रोसेस, इट कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। टू कैरी आउट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए द इम्प्योर नेफ्थलीन इज टेकन इन वाच ग्लास। तो आप क्या करेंगे, जो इम्प्योर नेफ्थलीन होगी उसे वाच ग्लास में लेंगे। वाच ग्लास में सैंपल लिया, जो हमारे पास यहाँ पे नेफ्थलीन है,
फिर आपने इसके ऊपर फ़नल को उल्टा रख दिया, यानी इन्वर्टेड फ़नल। और फिर आपने क्या करना है कि सैंड बाथ पे आहिस्ता आहिस्ता नफ्थलीन को हीट करना है। जब हीट कर लेंगे उसके बाद आपने जो इन्वर्टेड फ़नल है उसे ठंडा करना है विद वेट कॉटन। द प्योर सॉलिड नेफ्थलीन डिपॉजिट, अब इसमें जो प्योर सॉलिड नेफ्थलीन होगा वो फ़नल की अंदर वाली साइड पे डिपॉजिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन, इन दोनों टॉपिक्स में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेटा ये तमाम क्वेश्चन बहुत अहम है। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।